ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस का मीनिंग होता है कि मेटल अर्थ में किस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मेटल्स आर यूजुअली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मेटल यूजुअली कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। सब मेटल्स ऑकर इन द फ्री स्टेट एंड अदर इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, कुछ मेटल फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ कंबाइंड में। फ्री और कंबाइंड मतलब फ्री स्टेट मतलब सिर्फ जैसे आयरन है, ठीक है, तो फ्री स्टेट का एग्जांपल बता रही हूँ, सिर्फ आयरन ही मिलेगा। और कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल है कि वो किसी और मेटल के साथ में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो यूजुअली मेटल जो है वो फ्री स्टेट में बहुत कम मिलते हैं। जनरली metals which lie low in the reactivity series such as gold, platinum are found in free form, whereas the more reactive metals react with other elements to form compounds and are found in combined form। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे के जो मेटल हैं, ठीक है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर वाले मेटल हैं वो यूजुअली कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करते किसी भी फैक्टर से। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में जो भी मिनरल्स होंगे, ठीक है, जो भी दूसरे मेटल्स होंगे, जो भी गैसेस होंगे, ठीक है, तो उससे लीस्ट रिएक्टिव मेटल इजीली रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसलिए वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं या मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें उनको रिएक्शन करने के लिए मिलेंगी वो उससे तुरंत ही रिएक्शन कर लेंगे। इसलिए जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, solid inorganic substances which occur naturally in the earth crust, whose chemical composition is fixed and whose physical property can be estimated are known as minerals। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में जो सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट में पहले से ही नेचुरली होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी एस्टिमेट की जा सकती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स। ठीक है, और मेटल इन्हीं मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं या अलग किए जाते हैं। ठीक है, minerals which contains a very high percentage of a particular metal and from which the metal can be easily and profitably extracted are called as ores। ठीक है, तो ऐसे मिनरल जिसमें किसी एक पर्टिकुलर मेटल का बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होता है, ठीक है, और जिस मिनरल में से वो मेटल ईजीली और प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओर। ठीक है, मिनरल समझ आया? मिनरल में बहुत सारे मेटल्स, अलग अलग मेटल के क्या होते हैं? अलग अलग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन जिस मिनरल में किसी एक पर्टिकुलर मेटल का ज़्यादा परसेंटेज होगा, ठीक है, वो क्या होता है? उसका ओर। यूजुअली मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, और मिनरल कहाँ मिलते हैं? अलग अलग टाइप की रॉक में मिलते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, तो जितने भी ओर हैं वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं? मिनरल से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ओर्स हैं, ठीक है, वो मिनरल्स हैं, सभी के सभी मिनरल्स हैं। लेकिन जितने भी मिनरल हैं वो ज़रूरी नहीं कि ओर हो। ठीक है, क्योंकि ओर को हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, ना कि मिनरल को ओर से। ठीक है, तो कुछ और हैं, ठीक है, तो हेमेटाइट है। देखो, पहला है क्या? किस टाइप का ओर? ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइड और कैसिटेराइट। ठीक है, तो हेमेटाइट मेनली किसका कंपोजिशन होता है? आयरन का। मैग्नेटाइट भी किसका कंपोजिशन होता है? आयरन का। बॉक्साइड किसका होता है? एल्यूमिनियम का। और कैसिटेराइट किसका होता है? स्ट्रोंशियम का। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये मेटल क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, और ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनेट। देखो, डोलोमाइट किसका है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट का। लाइमस्टोन किसका है? कैल्शियम के कार्बोनेट का। कैलामाइन किसका है? जिंक के कार्बोनेट का। ठीक है, फिर है सल्फाइड। आयरन पायराइट
FeS2 ये किसका है, ये भी आयरन का है। कॉपर पायराइड किसका आपका और है, कॉपर का, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फेट, सल्फेट किसका है, जिप्सम का। जिप्सम किसका होता है, कैल्शियम का, ठीक है। तो ये हैं आपके ओर्स, मतलब जो मेटल मिलता है अर्थ क्रस्ट में वो इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इस फॉर्म से फिर उसका प्योर फॉर्म हमको निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन होगा या सिर्फ कैल्शियम होगा या सिर्फ जिंक होगा, हमें जो भी मेटल चाहिए हम उसके ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इन ओर्स का नाम क्या है, ये, ठीक है। तो देखो और किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, मतलब मेटल ऑक्साइड के साथ में कंबाइन हो गया। कार्बोनेट के फॉर्म में मतलब मेटल कार्बोनेट से कंबाइन हो गया। सल्फाइड के फॉर्म में है मतलब मेटल सल्फ़र से कंबाइन हो गया। और सल्फेट के फॉर्म में मतलब यहाँ पे भी सल्फ़र ऑक्साइड से कंबाइन हो गया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ इज़ रिच इन मिनरल एंड होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अवर नेशंस मिनरल प्रोडक्शन, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच है और मिनरल प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ का एक रेपुटेटेड प्लेस है। इन ऑल 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स इन ऑल 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो टोटल में से 28 टाइप्स के मिनरल्स छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। इट इज़ ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर टिन विच इज़ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मिनरल्स इज़ फाउंड, ठीक है। तो जो टिन है, ठीक है, टिन सिर्फ कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ में। द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन छत्तीसगढ़ आर शोन इन फिगर टेबल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, हेमेटाइट कहाँ मिलेगा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर और कबीरधाम। फिर है बॉक्साइट, ये देखो, ये हेमेटाइट और ये बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, बॉक्साइट सरगुजा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बस्तर और कबीरधाम। फिर है लाइमस्टोन, ये है आपका CaSO3 लाइमस्टोन, रायपुर, रायगढ़, जंजीपुर, झापा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ठीक है। फिर डोलोमाइट कहाँ मिलता है, डोलोमाइट आपका दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजीपुर, झापा, ठीक है। फिर एलेक्जेंड्राइड, ठीक है, ये कहाँ मिलता है आपका, रायपुर में। कैसिटेराइड कहाँ मिलेगा आपका, दंतेवाड़ा, बस्तर में, ठीक है। कोरेंडम कहाँ मिलेगा, दंतेवाड़ा में। गोल्ड कहाँ मिलता है आपका, रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर। और एस्बेस्टस कहाँ मिलता है आपका, रायपुर, बस्तर, सरगुजा और जशपुर में, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में मिलने वाले क्या हैं, मिनरल्स हैं। नाउ मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स इज़ नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और मेटलर्जी, ठीक है। तो मेटल के ओर्स में से जब मेटल हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। देर आर 3 मेन स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। तो मेटलर्जी के 3 मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। मतलब मेटलर्जी अगर हो रही है तो क्या क्या होगा वहाँ पे, कंसनट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो देखते हैं ये तीनों चीज़ें क्या होती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेटल एंड द टाइप ऑफ ओर डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन की अलग अलग टेक्निक, ठीक है, यूज़ होती है, जो डिपेंड करती है किस पे, कि मेटल और ओर का क्या टाइप है, ठीक है। तो उसके टाइप के अकॉर्डिंग ही अलग अलग एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज़ होती है। तो आइए कुछ देखते हैं उसका एग्जाम्पल। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, ओर्स ऑब्टेन फ्रॉम माइंस आर यूजुअली contaminated with large amount of impurities such as soils and etc called gangue, ठीक है। तो जब माइंस मतलब जहाँ से मिनरल मिलता है, ठीक है, ओर मिलता है, तो जो ओर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब माइन से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे सॉइल, सैंड, और इसकी जो इम्प्योरिटी होती है, मेटल में जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग, ठीक है। तो द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर
प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो मेटल निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, इस इम्प्योरिटी को अलग करना पड़ता है। दिस इज़ नोन एज कंसनट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो ओर में से इम्प्योरिटी अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है, देखो डायग्राम में, when there is a large difference in the densities of ore and gangue material, then gravity separation method is used for concentration of ore। ठीक है, कब होगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ओर कंसंट्रेशन के लिए, जब जो ओर है, ठीक है, और गैंग मतलब इम्प्योरिटी, ओर और गैंग के डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस द ओर इज़ फर्स्ट फाइनली ग्राउंड एंड देन शेकन अंडर अ स्टीम ऑफ वाटर which leads to the heavier ore particles settling down and the higher gangue particles floating, lighter gangue particles floating on the top। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओर को सबसे पहले फाइनली ग्राउंड कर लिया जाता है। ठीक है, ग्राइंड कर लिया जाता है, मतलब बहुत छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं, या बोल सकते हैं पीस लिया जाता है। उसके बाद इसको पानी की भाप के अंदर खूब अच्छे से शेक किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही भाप के अंदर इसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि मेटल भारी होता है, ठीक है, तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल है, जो इम्प्योरिटी होती है, वो क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, तो लाइटर पार्टिकल ऊपर ही रहते हैं टॉप में। दीज गैंग पार्टिकल्स आर इधर सेपरेटेड और गेट वॉश्ड अवे बाय द वाटर। ठीक है, तो ये जो गैंग पार्टिकल्स हैं, या तो इनको धो लिया जाता है, या तो इनको अलग कर लिया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनेट और ऑक्साइड और। ठीक है, और ये मेथड किस में यूज़ होता है, ऑक्साइड और कार्बोनेट का कंसनट्रेशन करने में, ऑक्साइड्स और के ऑक्साइड्स और कार्बोनेट का कंसनट्रेशन करने में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हेमेटाइट का कंसनट्रेशन इसी तरह से किया जाता है। देखो क्या होता है इसमें, ये देखो वाटर आ रही है, ठीक है, इसी में क्या है आपका मेटल भी है। ठीक है, मेटल को फाइनली ग्राइंड कर लिया जाता है, फिर वाटर स्टीम उसमें पास की जाती है। ठीक है, तो जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो देखो ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो ऊपर रहती है। तो ये हैवी पार्टिकल नीचे हैं और इम्प्योरिटीज़ ऊपर हैं, तो इस इम्प्योरिटी को बाद में या तो सेपरेट कर लिया जाता है, या तो वॉश करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इन दिस मेथड कैन बी यूज्ड इफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन दी ओर। ठीक है, अगर ओर में मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, in this method the finely ground ore is passed over a conveyor belt which is stretched over a magnetic roller। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम आपका जो ओर है उसको फाइनली ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक मैग्नेटिक रोल होता है। ठीक है, ये देखो ये है मैग्नेटिक रोल। ठीक है, मतलब मैग्नेट का एक रोल होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। ठीक है, तो जो ओर है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस है एज इम्प्योरिटी, उसको हम इस कन्वेयर बेल्ट से पास करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इस मैग्नेट के कांटेक्ट में आके क्या होता है, इससे चिपक जाता है। ठीक है, और जैसे ही कन्वेयर बेल्ट आगे पास होता है तो वो थोड़ा सा, ये देखो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इससे अट्रैक्ट हो जाता है आपका, किससे, मैग्नेट से। मैग्नेट से अट्रैक्ट होने के कारण इसका डायरेक्शन इधर आ जाता है, तो ये अलग सेपरेट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटी है, क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, तो वो इधर गिर जाती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी आके सीधे ऐसे गिरती है और मैग्नेटिक सब्सटेंस आके इधर गिरता है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या लिखा है,
The magnetic particle remain stuck to belt till they are moved away from the magnetic effect of roller, whereas non-magnetic particles falls from the belt as soon as it starts moving. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मैग्नेट के कारण अट्रैक्शन होता है वहाँ पे, तो चिपके हुए रहते हैं। फिर जैसे ही कन्वेयर बेल्ट आगे मूव होता है तो ये यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो तो अट्रैक्ट नहीं होते, तो वो सीधा यहाँ आके इधर गिर जाते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम टिन और। ठीक है, तो टिन और यानी स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड इज़ यूज फॉर कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड और। सल्फाइड और कंसनट्रेशन में इसका यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड फाइनली ग्राउंड सल्फाइड और इज़ मिक्सड विद वाटर एंड पाइन ऑयल एंड कंप्रेस्ड एयर इज़ पास थ्रू द मिक्सचर कॉजिंग फ्रोदिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फाइन मेटल और है, ठीक है, सल्फाइड और, उसको बहुत ज़्यादा फाइनली ग्राइंड कर लिया जाता है। फिर किसके साथ में मिलाते हैं इसको, पानी और पाइन ऑयल के मिक्सचर के साथ में मिलाते हैं। ठीक है, फ्रोथ का मतलब होता है झाग बनना। ठीक है, झाग जैसा कुछ होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि पाइन ऑयल और वाटर मिक्सचर में हम सल्फाइड और को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में कंप्रेस्ड एयर उसमें से पास की जाती है। ठीक है, तो जैसे ही कंप्रेस्ड एयर उसमें पास होती है तो उसमें क्या बनने लगता है, फ्रोथ बनने लगता है। ठीक है, फोम बनने लगता है, झाग। A layer of pine oil is formed on the surface of sulfide ore particles which cause the air bubble to stick to them. ठीक है, तो पाइन ऑयल हम क्यों डालते हैं, एयर हम उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो एयर बबल बाहर ना निकल जाए इसलिए हम उसमें पाइन ऑयल डाल के रखते हैं, क्योंकि उसकी एक लेयर बन जाती है जो एयर को बाहर निकलने नहीं देती। द ओर पार्टिकल कम टू द सरफेस विद द फ्रोथ वाइल इम्प्योरिटी लाइक सॉइल पेबल्स स्टोन आर सेटल डाउन। ठीक है, तो जो प्योर पार्टिकल होते हैं यानी जो मेटल पार्टिकल होते हैं वो हवा के साथ में क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और बबल बन के ऊपर आ जाते हैं। और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं यानी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ बॉटम में सेटल हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये जो फ्रोथ फॉर्म हुआ है उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ हैज़ हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर्स, फाइंड आउट द मेथड यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज ओर्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा आयरन ओर मिलता है, तो उसको किस मेथड से कंसंट्रेट किया जाता है आप लोगों को पता है। तो कोई एक मेथड यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे वेरी हो सकता है। ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को उसके ओर में से निकालना। ठीक है, द मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ इट्स ओर। ठीक है, तो कोई भी जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेटल की रिएक्टिविटी और उसका ओर का नेचर कैसा है। ठीक है, वी नो दैट it is difficult to separate the more reactive metals like sodium, potassium and calcium as elements from their compound. ठीक है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनको उनके ओर से सेपरेट करना उतना ईजी नहीं है। When electric current is passed through these compounds, the cation dissociates from the anion and it's reduced to the corresponding metal as the cathode. ठीक है, तो इनको कैसे अलग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से अलग करते हैं। ठीक है, कौन सा, ये वाले जो मेटल हैं ऊपर के जो 5 है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम, ठीक है, कंपाउंड में, तो जो कैटायन होते हैं, ठीक है, डिसोसिएट्स फ्रॉम द एनायन एंड इज़ रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल एट कैथोड। तो जो मेटल है, ठीक है, जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है और मेटल कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पे। ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम है वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मीडियम एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स
सल्फाइड एंड कार्बोनेट और बाय केमिकल रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं जैसे जिंक, क्रोमियम, आयरन, स्ट्रोंशियम, लीड, कॉपर और मर्क्यूरी, ये सब हम कौन से मेथड से अलग करते हैं? केमिकल मेथड से। ठीक है, केमिकल रिडक्शन मेथड जिसको बोलते हैं। सम लेसर और लो रिएक्टिव मेटल लाइक मर्क्यूरी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली हीटिंग देयर ऑक्साइड्स और सल्फाइड। ठीक है, तो जो मर्क्यूरी है उसको छोड़ के बाकी के 3 किससे होते हैं? केमिकल रिडक्शन मेथड से, लेकिन मर्क्यूरी आप सिंपल गर्म करके भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, फॉर ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेटल 2 स्टेप्स आर फॉलोड टू ईजिली रिड्यूस द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, तो मेटल से ओर लेने के लिए, ओर ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है कि जो मेटल के सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, इनको, ठीक है, इसमें से मेटल निकालने के लिए 2 स्टेप फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज कन्वर्टिंग द मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट टू करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले सल्फाइड या ऑक्साइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में इसका रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सल्फाइड या कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड में, उसके बाद ऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमको मेटल मिल जाता है। तो देख लेते हैं। The method used to convert a metal sulfide और carbonate to metal oxide depend on the impurities present in it। ठीक है, तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा? मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, द हीटिंग ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट सल्फ्यूरिक और the heating of concentrated sulfide ore a little below its melting point in the presence of air or oxygen is known as roasting। ठीक है, तो जो सल्फाइड ओर होता है उसको इतना गर्म करना, ठीक है, कि बस वो पिघले ना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, बस वो मेल्ट ना हो, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग। जैसे रोस्ट करते हैं हम, है ना, सिर्फ क्या करते हैं घर में जो रोस्टिंग करते हैं, मसाले या पीनट वगैरह रोस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, सल्फाइड की भी रोस्टिंग होती है। ड्यूरिंग रोस्टिंग द इम्प्योरिटीज आर वेपराइज्ड विच ईजेज द रिडक्शन ऑफ मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, तो जब रोस्ट कर रहे होते हैं तो जो उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है, और में वो क्या होती है, वेपोराइज हो जाती है। तो मेटल का जो कंसंट्रेशन है या रिडक्शन है वो इजी हो जाता है। रोस्टिंग इज़ यूजुअली कैरिड आउट फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, तो यूजुअली सल्फाइड ओर में ही हम रोस्टिंग करते हैं। तो देखो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड को जब हम रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड। तो सल्फ़र ऑक्साइड देखो इम्प्योरिटी थी, वो गैसेस फॉर्म में वेपराइज हो गई, उड़ गई। ठीक है, क्या बचा आपका, मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट, द हीटिंग ऑफ कंसनट्रेटेड ओर ऑन अ लिटिल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, रोस्टिंग मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। लेकिन जब गरम करते हो आप किसको, कार्बोनेट ओर को, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जिंक कार्बोनेट को हमने कैल्सिनेट किया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ऑन हीटिंग कार्बोनेट ओर्स डिसोसिएट विद रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू गिव मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या होगी, जब आप मेटल सल्फाइड को गर्म करोगे जस्ट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लेकिन क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। और कैल्सिनेशन क्या होता है, जब आप कंसनट्रेटेड ओर को, ठीक है, कार्बोनेट ओर को आप गर्म करोगे जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा आपका, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं जिंक सल्फाइड और मेटल सल्फाइड और मेटल
कार्बोनेट को, उसके बाद में हम उसका रिडक्शन कर देते हैं, किसका, मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन में देखो क्या क्या प्रोसेस होती है। Once the ores are converted to their oxide, they are then reduced to obtain the respective metal। ठीक है, एक बार जब मेटल के ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए तो फिर हम उसको रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। द मेटल ऑक्साइड इज हीटेड अलॉन्ग विद फ्लक्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस गिव्स द मेटल इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो जो मेटल होता है, मेटल ऑक्साइड, वो गर्म करते हैं, ठीक है, किसके साथ में, फ्लक्स के साथ में और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, जिससे क्या होता है, मेटल का लिक्विड फॉर्म हमको मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या प्रोसेस होती है, जब मेटल ऑक्साइड को फ्लक्स और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में गर्म करते हैं तो मेटल का लिक्विड फॉर्म मिलता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। द फ्लक्स हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ हार्ड टू मेल्ट इम्प्योरिटीज़। ठीक है, फ्लक्स क्या करता है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है जो इजीली मेल्ट नहीं होती। ठीक है, स्मेल्टिंग कैन बी कैरिड आउट इन 2 ways। स्मेल्टिंग 2 तरह से हो सकती है, कार्बन रिडक्शन मेथड और केमिकल रिडक्शन मेथड। ठीक है, कार्बन रिडक्शन मेथड में क्या होगा, सॉरी, रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर with coke or carbon in the blast furnace and the oxide is reduced to liquid metal। ठीक है, तो जो रोस्टेड या कैल्सिनेटेड ओर है, ठीक है, उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर 700 डिग्री टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोक या कार्बन के साथ में गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, वहाँ पे मेटल का हमको लिक्विड फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, और गैस उड़ जाती है। आए समझ में। कार्बन रिडक्शन मेथड में हम कार्बन यूज़ करेंगे या कोक यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, कार्बन रिडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि रोस्टेड या कैल्सिनेटेड ओर को, ठीक है, मतलब जिस भी फॉर्म से हमने मेटल ऑक्साइड बनाया है उस मेटल ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर 700 डिग्री से लेकर 1800 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जिंक मेल्ट हो जाता है और इम्प्योरिटी उड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल रिडक्शन मेथड। केमिकल रिडक्शन मेथड में क्या होगा, मेटल्स लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर आयनिक सॉल्ट्स बाय मेटल्स हायर अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो तो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम किससे डिस्प्लेस करा देते हैं, उसके आयनिक सॉल्ट से। ठीक है, द प्रिंसिपल इज़ यूज टू सेपरेट मेटल्स यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने देखा था फर्स्ट क्लास में कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो किसके थ्रू डिस्प्लेस हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ में, है ना। तो इस तरह से हमको मिल जाता है क्या, मेटल। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट का जब हम आयरन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर मेटल अलग हो गया, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव था। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव था, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली जिंक और कॉपर, जिंक के साथ में जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा फंडा यूज़ हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है।